जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम जीके के टॉप 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं एसएससी एमटीएस तथा एसएससी जीडी दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। साथ ही जो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों इस चैनल पर डेली अंग्रेजी तथा जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहते हैं। तो साथियों, आज हम अंग्रेजी के क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आज हम केवल जीके के क्वेश्चन को करने वाले हैं। और एसएससी एमटीएस वालों का एग्ज़ाम साथियों आपको पता है कि कल यानी 30 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। तो उनके लिए साथियों जो कल की शिफ्ट में जितने भी जीके और अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज जो पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का आपका एक स्लाइड बन रहा है। तो कल आपको साथियों वह वीडियो मिल जाएगी। तो हमने सोचा तब तक आपके लिए साथियों जीके के क्वेश्चन को करवा दिया जाए। तो एसएससी एमटीएस वालों के लिए साथियों कल जो 30 सितंबर को पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आज के तारीख को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का आज साथियों आपका स्लाइड बन रहा है। कल आपकी वह वीडियो आ जाएगी। तो आप कल वाला वह वीडियो देख लीजिएगा जिन लोगों का एसएससी एमटीएस में एग्ज़ाम लगा है। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों का एग्ज़ाम अभी एसएससी एमटीएस में लगा है और साथ ही कितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन जितने भी होंगे साथियों एसएससी एमटीएस तथा एसएससी जीडी दोनों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोनों को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए साथियों आज के प्रश्न को बनाया गया है। तो साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही आप भी इसका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने टॉप 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। तो मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा साथियों। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। साथियों, प्रश्न की कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न की कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ऑप्शन ए है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी है थमार सर्री दर्रा और ऑप्शन नंबर सी है रोहतांग दर्रा और ऑप्शन नंबर डी है लिपुलेख दर्रा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न था कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहतांग दर्रा। साथियों राइट आंसर होगा इसका रोहतांग दर्रा जो है साथियों यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है। प्रश्न की उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अक्षांश से 70 अक्षांश में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न की उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अक्षांश से 70 अक्षांश में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी है टुंड्रा और ऑप्शन नंबर सी है लानोज और ऑप्शन नंबर डी है टेगा। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेगा। साथियों क्या होगा, टेगा हो जाएगा। प्रश्न था हमारा कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसको टेगा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। प्रश्न की भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर बी है उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन नंबर बी है साथियों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और ऑप्शन नंबर सी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और ऑप्शन नंबर डी है पर्वतीय वन। तो देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न की भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मैंग्रोव वन। क्या हो जाएगा साथियों, तो मैंग्रोव वन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया है। प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। साथियों एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस में साथियों दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो प्रश्न था हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है। साथियों बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई। तो साथियों जो बाघ दिवस होता है यह हर वर्ष
मनाते हैं हम 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सा? तो 29 जुलाई। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 5 दिखाई दिया होगा। प्रश्न की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम IUCN कहते हैं साथियों, IUCN कहते हैं, इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? बात करें साथियों IUCN की, तो IUCN ये क्या है? तो यह रेड डाटा बुक जारी करता है। क्या करता है? तो रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक वह होता है साथियों जो प्रजातियां विलुप्त के कगार पे, यानी जो प्रजातियां एकदम नष्ट होने के कगार पे हैं, उन्हीं का साथियों ये डाटा तैयार करता है। तो इसे हम IUCN कहते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी जो विलुप्त के कगार पे होने वाली प्रजाति हैं उनके बारे में बताता है IUCN। तो हमारा प्रश्न था कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए शेर पूंछ वाला बंदर, ऑप्शन बी गैंगेटिक डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी एशियाई भैंस और ऑप्शन नंबर डी नीली भैंस। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एशियाई भैंस जो है साथियों, यह एकदम से विलुप्त होने के कगार पे है, यानी दुर्लभ प्रजाति के श्रेणी में IUCN ने इसे शामिल किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई भैंस। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों हमारे पास टोटल 30 प्रश्न है और करते हुए हम 5 प्रश्न तक आ चुके हैं। तो साथ ही आप भी इनका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने टॉप 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखता रहूँगा। और हाँ साथियों, साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों इस चैनल पर डेली SSC GD तथा SSC MTS के लिए प्रैक्टिस सेट आती रहती है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहती है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग साथियों प्रश्नों को मैं लाता हूँ, जिससे आप अपने एग्जाम में बेनिफिट और सबसे बेहतरीन स्कोर कर पाएँ। तो साथियों मैं अपने तरफ से हमेशा 100% देता हूँ, बाकी आपकी जो मर्जी। बट साथियों मेरी विनती है कि अगर आप SSC GD या SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों अंत में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने टॉप 30 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिखाई दिया है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? ऑप्शन ए निकोबारी कबूतर, ऑप्शन बी भारतीय जंगली गधा, ऑप्शन नंबर सी रेगिस्तानी लोमड़ी और ऑप्शन नंबर डी भारतीय गैंडा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है। बात किसकी हो रही है साथियों? यहाँ पे स्थानिक प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा साथियों। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? तो स्थानिक प्रजाति हमारी हो जाएगी कौन सी साथियों? तो निकोबारी कबूतर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकोबारी कबूतर साथियों वह एक स्थानिक प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 दिखाई दिया है। प्रश्न की पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काई गोम्पा, इंपॉर्टेंट साथियों, काई गोम्पा किस राज्य या संघ राज्य से संबंधित है? साथियों प्रश्न की पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काई गोम्पा किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काई गोम्पा। इंपॉर्टेंट साथियों काई गोम्पा क्या है? तो काई गोम्पा साथियों यह एक बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। किसका साथियों? तो बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है जिसे हम काई गोम्पा कहते हैं। यह स्थित है साथियों कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है साथियों? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 दिखाई दिया है। प्रश्न की भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो साथियों भारत के किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर स्थित है साथियों उड़ीसा में। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगाइए, हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए, चाहे एसएससी जीडी या एमटीएस में साथियों यह क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न है कि श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है। तो ऑप्शन ए है सम्मिश्रित संगीत, ऑप्शन नंबर बी है लोक संगीत, ऑप्शन सी है कर्नाटक गायन संगीत और ऑप्शन नंबर डी है हिंदुस्तानी गायन संगीत। तो मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार की संगीत शैली से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, श्री मणि प्रसाद जी का संबंध हिंदुस्तानी गायन संगीत से। किससे, तो साथियों हिंदुस्तानी गायन संगीत से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, किससे है, तो हिंदुस्तानी गायन संगीत से है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 10 दिख रहा होगा। प्रश्न की भारतीय नर्तक उदय शंकर, इंपॉर्टेंट है साथियों, उदय शंकर कौन थे, तो ये भारतीय नर्तक थे, किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। ये है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो भारतीय नर्तक उदय शंकर थे यह किस प्रकार की शैली के लिए जाने जाते हैं, किस प्रकार की नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन है भारतीय नृत्य शैली, ऑप्शन बी है नृत्य की फ्यूजन शैली, ऑप्शन सी है लोक नृत्य शैली और ऑप्शन नंबर डी है नृत्य की अमेरिकी शैली। तो देखिए साथियों भारतीय नर्तक उदय शंकर किस प्रकार की नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नृत्य की फ्यूजन शैली। साथियों क्या हो जाएगा, तो नृत्य की फ्यूजन शैली इज द राइट आंसर। साथियों भारतीय नर्तक उदय शंकर नृत्य की फ्यूजन शैली के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न है कि कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। इंपॉर्टेंट साथियों स्टार लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भारत और ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत। तो देखिए साथियों कथक भारत के किस भाग का प्रमुख त्योहार है। तो ये है साथियों कहाँ का, तो उत्तर भारत का। कथक जो है साथियों यह उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है, तो उत्तर भारत का। उत्तर भारत का साथियों कथक है, तो इंपॉर्टेंट है साथियों कथक। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 12 दिखाई दिया है। प्रश्न की मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिनका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। इंपॉर्टेंट साथियों की दिव्य मोहिनी से लिया गया है। और साथियों यह नृत्य समर्पित किसको है, तो भगवान विष्णु को। किसको साथियों समर्पित है, तो भगवान विष्णु को यह साथियों नृत्य समर्पित है। तो प्रश्न की मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन साथियों एसएससी एमटीएस में पूछा गया था एक बार कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस देवता के बारे में या किस देवता से संबंधित है। तो यह है साथियों मोहिनी अट्टम जो है भगवान विष्णु से समर्पित है, यानी भगवान विष्णु से संबंधित है मोहिनी अट्टम। ये साथियों हमारा प्रश्न पूछा है कि मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका पौराणिक नाम दिव्य मोहिनी साथियों से लिया गया है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो देखिए साथियों मोहिनी अट्टम इसका संबंध साथियों हो जाएगा हमारा केरला से। कहाँ से साथियों, तो केरला से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। बाकी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पिछली बार एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न कुछ पूछे गए थे कि मोहिनी अट्टम का संबंध कौन से भगवान को समर्पित है। तो वहाँ पे ऑप्शन साथियों भगवान विष्णु था, तो ऑप्शन नंबर वो वाला सही हो गया था। तो ये साथियों भगवान विष्णु से समर्पित है मोहिनी अट्टम। इसमें साथियों जिस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के नृत्य किया था, ठीक इसी प्रकार से इसमें महिलाएं साथियों मोहिनी का रूप रख के यहाँ पे नृत्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए केरल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए साथियों इस नृत्य का नाम मोहिनी दिया गया था। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 13 दिखाई दिया होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जोड़ में मनुष्य में गर्दन सिर से जुड़ी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्य में गर्दन, साथियों किस जोड़ से मनुष्य में गर्दन सिर से जुड़ी होती है। गर्दन जो होती है साथियों सिर से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए है बाल और सॉकेट जोड़, ऑप्शन बी है मुख्य जोड़, ऑप्शन सी हिंज जोड़ और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त जोड़। तो साथियों सही उत्तर इसका होगा कि जो मनुष्य में जोड़ होती है साथियों, मनुष्य में गर्दन सिर से जुड़ी होती है। कहाँ से जुड़ी होती है, तो यह जुड़ी होती है साथियों मुख्य जोड़ से। कहाँ से, तो मुख्य जोड़ से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुख्य जोड़। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 14 दिखाई दिया होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न बोला है कि मच्छर के काटने से नहीं होता है साथियों, रोग नहीं होता है, ना कि यहाँ पे प्रश्न बोला है कि रोग होता है। तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता। ऑप्शन ए फील पाँव, ऑप्शन बी डेंगू और ऑप्शन नंबर सी मलेरिया और ऑप्शन नंबर डी है हेपेटाइटिस। तो देखिए साथियों, फील पाँव, डेंगू और मलेरिया ये तीनों साथियों किससे होते, तो मच्छर के काटने से होते। किससे साथियों, तो मच्छर के काटने से होते हैं। बट जो हेपेटाइटिस है साथियों यह मच्छर के काटने से नहीं होता। तो हमारा प्रश्न पूछा था कि कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस। साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है साथियों यह मच्छर के काटने से नहीं होता है। बाकी साथियों फील पाँव, डेंगू और मलेरिया ये सभी मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15 दिखाई दिया है। अभी हमारा प्रश्न था कि कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। ऑप्शन ए है क्यूलेक्स, ऑप्शन बी मैनसोनिया, ऑप्शन सी एडीज और ऑप्शन नंबर डी एनोफिलीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है, यानी एक रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी एडीज। एडीज से साथियों हमारा चिकनगुनिया के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह मच्छर जो होता है साथियों, जो एडीज मच्छर होता है यह दिन में सक्रिय होता है और अपने पीड़ितों को काटकर उन्हें वायरस से संक्रमित करता है। और बात करें साथियों एडीज मच्छर की, तो एडीज मच्छर की 2 प्रजातियां होती हैं। इसकी साथियों कितनी, तो 2 प्रजातियां होती हैं। एक है साथियों एडीज एगिप्टी। क्या है, तो साथियों एक है साथियों एडीज एगिप्टी, एक है साथियों एडीज एगिप्टी। क्या है साथियों, तो एडीज एगिप्टी है। और एक की बात करें तो एक हमारा है एडीज अल्बोपिक्टस। क्या है, तो एडीज अल्बोपिक्टस, एडीज अल्बोपिक्टस। साथियों क्या है, तो अल्बोपिक्टस एक ये प्रजाति, यानी एडीज मच्छर की साथियों 2 प्रजातियां होती हैं, एडीज एगिप्टी और एडीज अल्बोपिक्टस है। और साथियों चिकनगुनिया वायरस एडीज मच्छर के शरीर में रहता है और जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो यह वायरस उस व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर देता है। बात करें साथियों चिकनगुनिया के लक्षण की, तो इसमें साथियों रोगी को क्या होता है, उच्च बुखार होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, थकान रहता है और लाल चकत्ते रहते हैं। तो ये है साथियों इम्पोर्टेंट। और साथियों इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा कि एडीज मच्छर की कितनी प्रजातियां होती हैं, तो 2 प्रजातियां होती हैं। एक है साथियों क्या, तो हमारा एक है साथियों एडीज एगिप्टी और एक है हमारा एडीज अल्बोपिक्टस। तो ये 2 प्रजातियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी प्रश्न था कि चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है, तो यह साथियों जो एडीज मच्छर होते हैं इन्हीं के काटने से होता है। चलिए साथियों अब हम प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के लिए साथियों कल जो 30 तारीख को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे और आज के डेट को जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को आपके लिए स्लाइड बन रही साथियों, कल आपकी वह वीडियो आ जाएगी। बाकी साथियों आज आप जीके का प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। एसएससी एमटीएस और जीडी वाले दोनों बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट, तो आप बहुत ध्यान से कीजिएगा साथियों। और लास्ट में आप कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 16 दिखाई दिया है। प्रश्न की अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लॉक ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। स्टार लगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साथियों जो प्रश्न होता है एसएससी ज़्यादातर जैसे 2024 में जो परीक्षा हो रही हैं उनसे पुराना वाला क्वेश्चन आपसे अपडेट करके पूछता है। जैसे अब 2022 का क्वेश्चन और 2023 के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ सकता है। तो इसलिए साथियों हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब करके जाना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि अक्टूबर 2022 में, यहाँ पे साथियों प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, बात कब की हो रही है तो 2022 की हो रही है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क, साथी किसकी, तो बल्क ड्रग पार्क, ये ध्यान में रख के चलिएगा साथियों कि बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हिमाचल प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 17 दिखाई दिया है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए स्पंज, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी चीज, ऑप्शन नंबर डी कुहासा। तो देखिए साथियों हमारा प्रश्न है कि कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पंज जो है साथियों यह कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है। बात करें साथियों कोलाइड की, तो कोलाइड एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ में सूक्ष्म रूप से बिखरे अघुलनशील कणों को अन्य पदार्थों में निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित का मतलब होता है साथियों मिला दिया जाता है। तो कोलाइड होता है साथियों, कोलाइड के बारे में एक बार फिर आप जान लीजिए कि कोलाइड एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ में सूक्ष्म रूप से बिखरे अघुलनशील कणों को अन्य पदार्थों में निलंबित कर दिया जाता है। तो यह साथियों कोलाइड होता है। तो हमारा प्रश्न था कि कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है, तो स्पंज है। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 18 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है। इंपॉर्टेंट साथियों मानसरोवर एसएससी जीडी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि मानसरोवर पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए गीता सहगल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन नंबर डी यशपाल। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानसरोवर पुस्तक लिखने वाले थे प्रेमचंद जी। कौन थे साथियों, तो प्रेमचंद जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 19 दिखाई दिया है। प्रश्न की पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था। स्टार लगाइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस एंड जीडी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था। ऑप्शन ए है साथियों सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी है विश्वनाथ त्रिपाठी और ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेसर शरद पगारे और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर सुनीता जैन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर शरद पगारे। किसको साथियों, तो प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए वो व्यास सम्मान मिला था। वो कब मिला था, ये इंपॉर्टेंट साथियों कौन सा सन था, तो ये था साथियों 2020। क्योंकि साथियों एसएससी पुराने वाले क्वेश्चन को अपडेट करके आपसे पूछता है, ये आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए साथियों प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 में व्यास सम्मान मिला था। बात करें साथियों व्यास सम्मान की, तो व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार क्या है साथियों, तो यह एक साहित्यिक पुरस्कार है। यह एक साथियों साहित्यिक पुरस्कार है। और उसके बाद में साथियों जो पहली बार 1991 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट साथियों ये कब दिया गया था, तो फर्स्ट बार साथियों ये फर्स्ट बार 1991 में दिया गया था। फर्स्ट बार साथियों यह 1991 में दिया गया था। और यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो साथियों यह के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा साथियों व्यास सम्मान दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है साथियों कि व्यास सम्मान पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है, यानी पहली बार यह कब दिया गया, तो 1991 में दिया गया। अब ये साथियों आप कमेंट में बताना कि 1991 में किन्हें व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था, ये आप कमेंट में बताइएगा। और साथियों यह एक साहित्यिक पुरस्कार है। हमारा प्रश्न था कि पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था, तो प्रोफेसर शरद पगारे को मिला था। कब मिला था, तो 2020 में मिला था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथियों, आप ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 20 दिखाई दिया है। प्रश्न की निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट है साथियों प्रश्न की निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए रक्षाबंधन, ऑप्शन बी मिशन मंगल, ऑप्शन सी रुस्तम और ऑप्शन नंबर डी बेल बॉटम। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुस्तम। रुस्तम इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न था हमारा किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो अक्षय कुमार ने साथियों राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है रुस्तम मूवी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रुस्तम मूवी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न की किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2020 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया, यानी 2020 से लेकर 2025 तक साथियों यानी 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए साथियों हमारा ऑप्शन है शिवपाल सिंह, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी काशीनाथ नाइक और ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र झाझरिया। तो देखिए प्रश्न था कि किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 से 2025 तक निलंबित कर दिया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों
ऑप्शन नंबर ए शिवपाल सिंह। किसे साथियों? तो शिवपाल सिंह को डोपिंग के चलते 3 साल के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है। किसके लिए? तो साथियों भाला फेंक के खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपाल सिंह। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न की 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा कि 2020 टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत ने टोटल साथियों 1 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने साथियों? तो 1 स्वर्ण पदक जीते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर पक्का कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों। और यह स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, इनका नाम साथियों आप कमेंट में बताइएगा कि ये खिलाड़ी कौन थे। बाकी मैं भी बता दूंगा साथियों अंत में, लेकिन आप इनका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा कि 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। ये हमारा प्रश्न था। तो भारत ने केवल 1 स्वर्ण पदक जीते थे। और वह स्वर्ण पदक लाने वाले कौन खिलाड़ी थे, उनका नाम आप कमेंट में बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न है कि किस देश ने क्रिकेट के T20 साथियों क्रिकेट के T20 महिला एशिया कप, कौन सा साथियों? तो वुमेन एशिया कप 2022 का खिताब जीता था। स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आना होगा आपके एग्जाम में तो पक्का आ जाएगा ऐसा प्रश्न कि किस देश के क्रिकेट ने T20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी भारत। तो देखिए साथियों 2022 में T20 महिला एशिया कप का खिताब जीता था अपना देश भारत। कौन सा साथियों? तो भारत जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कि प्रश्न था कि किस देश ने क्रिकेट के T20 कौन सा फॉर्मेट था साथियों? तो यह T20 फॉर्मेट था। इसमें महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत देश जीता था। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं साथियों। करते हुए हम टॉप 23 प्रश्न तक आ चुके हैं। अभी हमारे पास 7 प्रश्न और बचे हैं साथियों, तो चलिए उनको भी फटाफट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न SSC GD तथा SSC MTS दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों प्रश्न नंबर हम 24 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 24 दिखाई दिया। प्रश्न की भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न की भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 226। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 226। कौन सा साथियों? तो अनुच्छेद 226 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि प्रश्न था कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? तो उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित साथियों अनुच्छेद 226। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 25 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। प्रश्न की निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन बी लोक व्यवस्था, ऑप्शन सी अस्पताल और औषधालय और ऑप्शन नंबर डी बांट तथा माप के मानक संस्थापित करना। तो साथियों 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आने वाला हमारा कौन सा होगा साथियों? तो बांट तथा माप के मानक संस्थापित करना। तो साथियों बांट तथा माप के मानक संस्थापित करना ये संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बांट तथा माप के मानक संस्थापित करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 26 दिखाई दिया है। प्रश्न की भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? ऑप्शन ए पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन सी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर डी गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पंथ निरपेक्ष। क्या होगा साथियों? तो पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। साथियों ये हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 का था। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इम्पोर्टेंट है, इसे लघु
संविधान भी कहा जाता है। इसे भारत की लघु संविधान भी कहते हैं। और संविधान की प्रस्तावना में साथियों 3 शब्द जोड़े गए थे। साथियों क्या जोड़े गए थे? संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला हमारा था समाजवादी। क्या था साथियों? समाजवादी। उसके बाद में हमारा है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। और उसके बाद में हमारा है साथियों कौन था? तो अखंडता। क्या है साथियों? तो अखंडता। क्या है? तो अखंडता है। तो ये साथियों 3 शब्द संविधान के में नए 3 संविधान की प्रस्तावना में साथियों 3 नए शब्द ये जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और साथियों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे हम संविधान का लघु संविधान भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट साथियों संविधान किसे साथियों लघु संविधान कहते हैं? तो भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम जो है साथियों 1976, इसे कहा जाता है। बाकी प्रश्न था कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? तो ऑप्शन नंबर ए साथियों पंथनिरपेक्ष इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे हमारे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। बट यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है USSR, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख के चलिएगा। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से साथियों भारतीय के संविधान की प्रस्तावना ली गई है। तो प्रश्न था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न की निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है संघ और राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन बी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी पंचायत, ऑप्शन नंबर डी वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाला हमारा है पंचायत। क्या है साथियों? तो पंचायत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 29 दिखाई दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न की भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी 9वीं अनुसूची। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची। कौन सा साथियों? तो 10वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 10वीं अनुसूची। दा से साथियों 10वीं होता है और दा से होता है दल बदल। तो इससे आप याद करने की ट्रिक है, दल बदल का साथियों संबंध हम संविधान की अनुसूची 10 में है। किस में साथियों? तो 10 में है। दा से साथियों दल बदल और दा से दल 10 होता है। तो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। बाकी तो साथियों मैं इसी प्रकार से याद किया हूँ कि अनुसूची 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, क्योंकि दा से 10वीं और दा से दल बदल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 30 दिखाई दिया है। आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, ऑप्शन बी वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ऑप्शन सी वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो देखिए साथियों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 होता है यह साथियों संबंधित है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है साथियों कि भारत में नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है या उनकी स्थापना की जा सकती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 साथियों नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 2 साथियों इसका संबंध नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
साथियों टॉप 30 प्रश्न कराने का लक्ष्य लिया गया था, तो आपके लिए साथियों टॉप 30 प्रश्न करवा दिया गया है। अब आप कमेंट में बताइए कि आपने टॉप 30 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। यह साथियों आप कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथियों जो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट करेंगे कि साथियों कि सर आज इंग्लिश और जीके की क्लास क्यों नहीं आई। तो साथियों आपकी इंग्लिश और जीके की क्लास कल आएगी, और कल साथियों जो प्रश्न 30 तारीख को जितने भी शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जीके और अंग्रेजी का, उन सभी की स्लाइड बन रही है। आपको वो कल साथियों उसकी वीडियो आ जाएगी, आप वो देख लीजिएगा। और बाकी साथियों आज मैंने सोचा कि एसएससी जीडी तथा एसएससी एमटीएस इन दोनों एग्जामों को कंबाइन करके जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे आने की संभावना है, तो उन्हीं प्रश्नों को आज साथियों हमने प्रैक्टिस सेट में करवा दिया है। तो टॉप 30 प्रश्न थे साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, बट साथियों यह एग्जामिनर के ऊपर है कि आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी मैं अपनी तरफ से साथियों 100% दिया कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया हो सके, आप अपने एग्जाम में बेहतरीन मॉक टेस्ट बेहतरीन स्कोर करके आए साथियों। तो साथियों आशा करता हूँ आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फिर आपसे जाते जाते ही कह रहा हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम हमारी आईडी है साथियों, उस पर भी आप जाके निसंकोच अपने क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो उस पर आप हमसे संपर्क करके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल तथा इंस्टाग्राम आईडी से आप जुड़ सकते हैं साथियों। अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर साथियों ज़्यादा मेंबर्स नहीं हुए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको डेली साथियों इसकी PDF प्रोवाइड करती जाएंगी, और तथा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेंगी वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथियों, टेलीग्राम चैनल तथा इंस्टाग्राम आईडी आप हमारे इनसे दोनों से आप जुड़ सकते हैं साथियों। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए साथियों आशा करता हूँ आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। कल बाकी एसएससी एमटीएस वालों आपके लिए एक वीडियो आ जाएगी, तो आप वह वीडियो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। आगामी दिनों में जिनका एग्जाम है साथियों, और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। जितने भी प्रश्न रहेंगे चुनिंदा प्रश्न रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।